नमस्कार दोस्तों, आपके दिमाग में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिरकार इजराइल जो कि एक छोटा सा देश है और यहाँ की जनसंख्या केवल 95 लाख है, तो आखिरकार ये इतना पावरफुल देश कैसे बना। ऐसा देश जो कि दुनिया की हर एक कंट्री उसके बारे में जानती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप दुनिया के हर एक देश के बारे में जानते हैं तो यकीनन आपका जवाब होगा ना। वहीं अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आप इजराइल के बारे में जानते हैं तो आपका जवाब यकीनन थोड़ा बहुत हाँ होगा, और आपका जवाब ये भी होगा कि हम इजराइल के बारे में बहुत कुछ जानते भी हैं, है ना। वहीं अगर दूसरे सवाल की हम बात करें तो सवाल ये भी आता है कि आखिरकार ये अमेरिका हमेशा इजराइल का सपोर्ट क्यों करता है। वहीं अगर हम अमेरिका के सामने दूसरे देशों की लिस्ट रखें तो इसका जवाब हमेशा डगमगाता हुआ आएगा। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल भारत पाकिस्तान को ले लीजिए। कभी ये भारत का सपोर्ट कर देता है और ज्यादातर ये पाकिस्तान का सपोर्ट कर देता है। यानी कि एक देश का यकीनन साथ देगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, पर जब भी बात इजराइल की आएगी अमेरिका का स्टैंड हमेशा क्लियर रहा है कि हम कल भी इजराइल के सपोर्ट में थे, आज भी हैं और आने वाले टाइम में भी रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि दुनिया का एक छोटा सा देश इजराइल इतना पावरफुल कैसे बन गया, और अमेरिका जो सपोर्ट करता है उसकी असली वजह क्या है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इजराइल पावरफुल कैसे बना ये जानने से पहले आपको थोड़ा सा इजराइल की हिस्ट्री में जाना होगा। अगर आप इसके इतिहास को समझ जाएंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इनकी मजबूरी थी या फिर मजबूती बनना इनका काम था। सबसे पहले आप जरा यहाँ मैप में देखिए, ये जो आपको मैप में ब्लू कलर के शेड में जो दिखाई दे रहा है ये है वर्तमान में इजराइल। और इजराइल की राजधानी की अगर हम बात करें तो इसके दो नाम है, राजधानी एक ही है, जेरूशलेम भी इसको कहते हैं, यरूशलेम भी इसे ही कहते हैं। और इसी यरूशलेम से लगभग 2000 साल पहले यहूदी धर्म की स्थापना होती है। यानी कि वास्तविक तरीके से जो यहूदी हैं उनका उद्गम कहाँ से माना जाता है, इसी इजराइल की भूमि जेरूशलेम से माना जाता है, जहाँ इनका पवित्र टेम्पल भी मौजूद है। अगर हम बात करें तो यहाँ इनकी शुरुआत हुई थी, यहाँ पर ये निवास कर रहे थे और बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था। पर समय बीता और इनके दिन खराब आना शुरू हो गए। दिन इतने खराब आए कि रोमन साम्राज्य का यहाँ पर कब्जा हो गया। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है ये है रोमन साम्राज्य का मैप, जो कि लगभग कई सारे देशों के ऊपर इसने राज किया था। और अंततः रोमन साम्राज्य वाले कहाँ पहुंच जाते हैं, इजराइल भी पहुंच जाते हैं और इजराइल में कब्जा कर लेते हैं। और जैसे ही कब्जा करते हैं तो बहुत बुरी तरीके से यहूदियों को मार पीट कर भगा दिया जाता है, क्योंकि रोमन साम्राज्य के लोगों का कहना था कि हमें यहूदी बिल्कुल पसंद नहीं है और इस जगह पर अब हमारा कब्जा है, इसलिए यहूदी यहाँ पर नहीं रह सकते। इनके साथ दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ता गया, मारपीट करते थे और बहुत बुरी तरीके से इनसे काम करवाया जाता था। इन्हें एक टाइम का खाना तक नहीं दिया जाता था। इतने ज़्यादा अत्याचार होने के बाद में वहाँ पर रहने वाले यहूदियों ने फैसला किया कि अब यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ से भागना होगा, दूसरे देशों में जाना होगा। और यही चाहता था रोमन साम्राज्य, इसलिए मार पीट कर इनको यहाँ से भगा दिया गया। अब यहूदी अपने ही जगह से यानी कि इनके खुद के देश से अपनी जमीन को छोड़कर दूसरे देशों में जाने पर मजबूर हुए। और ये सबसे पहले कहाँ गए तो कुछ तो बच गए थे अरब देशों के अंदर, है ना, और कुछ चले गए थे यूरोपीय देशों के अंदर, कुछ चले गए रशिया के अंदर और कुछ आ गए थे भारत के अंदर। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। भारत में जब आप ईस्टर्न एरिया में जाएंगे तो आपको पूरी की पूरी यहूदियों की एक कॉलोनी देखने को मिलेगी, जिसे अभी हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू ने स्टेटमेंट दिया था कि अब मैं उन्हें भी वापस भारत से बुलाने की तैयारी कर रहा हूं। तो आज भी यहूदी कहाँ निवास करते हैं, भारत के अंदर भी निवास करते हैं। कई सारे देशों तक ये फैल गए, पर समय एक बार फिर से करवट ले रहा था और ये एक बार फिर से इकट्ठे होने वाले थे। और इकट्ठा करने के पीछे का रीजन है केवल हिटलर। हुआ क्या था, समय बीता और सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत होती है 1939 में। और 1940 के आते आते जर्मनी का शासक, जो कि हम तानाशाह शासक कहते हैं और उसका नाम है हिटलर, इस हिटलर को बहुत ज्यादा नफरत थी यहूदियों से। अब आप बोलोगे रोमन साम्राज्य के लोगों को भी नफरत है, हिटलर को भी नफरत है। हिटलर को क्यों नफरत थी भाई, इन्होंने क्या बिगाड़ दिया? इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो में मैंने बताया था, पर यहाँ मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बता दूं।
हिटलर की जो सोच थी ना, वो केवल एक जाति, एक धर्म, एक कम्युनिस्ट को आगे बढ़ाने की, यानी कि केवल एक जाति, एक वर्ग का ही वो सपोर्ट करता था और बाकी जो जाति वर्ग हैं उनके प्रति बड़ी बुरी तरीके से उसको नफरत थी। दूसरा, यहूदी उस देश के भी नहीं थे, भागकर यहाँ शरणार्थी बन के आए, धीरे धीरे वहां पर बस गए। उस वजह से भी हिटलर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और हिटलर ने बोला कि इन यहूदियों को यहाँ पर नहीं रहने दिया जाएगा, ना इनके देश इन्हें भागने दूंगा, इनका पूरी तरीके से खात्मा कर दूंगा। और हिटलर के आदेश पर 60 लाख से ज्यादा यहूदियों का नरसंहार कर दिया गया। और ये इतिहास की आज सबसे बड़ी घटना है कि एक साथ 60 लाख लोगों को मार दिया गया। आप ठीक उसी प्रकार से एग्जाम्पल हमारे पड़ोस में देख सकते हैं। बांग्लादेश की अगर हम बात करें, पाकिस्तान की अगर हम बात करें, तो दोनों देश अपने आप को इस्लामिक कंट्री बोलते हैं और जहां इस्लामिक कंट्री है वहां हिंदू, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और किसी धर्म की कुछ नहीं चलती है। ऐसा ही कुछ इनके साथ में भी हुआ था। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, ये उन यहूदियों की फोटो हैं जिन्हें कई हफ्तों तक काम करवाया गया और बिल्कुल भूखा प्यासा रखा गया, जिनके शरीर की आंतड़ियां तक यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अब यहूदियों के मन में, जो बच गए थे, उनके मन में यह सवाल आने लगा कि हम हर बार हर देश के अंदर भगते रहेंगे और हमारे ऊपर अत्याचार ही होते रहेंगे। अलग अलग भगने से, अलग अलग टूटने से बेहतर है कि हम फिर उसी जगह लौट जाएं जहां से हमारी शुरुआत हुई थी, जो हमारा देश था, हमारी सरजमी थी। भारत में भी ये नारा है ना कि कटोगे तो बटोगे और बटोगे तो कटोगे। वही वाली बात यहाँ पर थी कि अगर ये कट के रह गए, मतलब फैल के रह गए तो कट जाएंगे और अगर इकट्ठे हो गए तो मजबूत हो जाएंगे। और इसी प्रकार का नारा लेते हुए इन्होंने सोच लिया कि वापस हमें उसी जमीन पर लौटना है। पर ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये इन्होंने अपनी जमीन को छोड़ दिया था और जमीन छोड़ने के बाद में इजराइल के आसपास सारे के सारे खाड़ी देश, यानी कि सारी अरब कंट्रीज, उतने जितने भी मुसलमान थे उन सब ने वहां जाकर बसना रहना शुरू कर दिया था। और वो अब इजराइल नहीं रहा, वो अब फिलिस्तीन के नाम से जाने लगा था और अब ये वहां पर लौटने की तैयारी कर रहे थे। देखिए जरा समय कैसी करवट ले रहा था इनके साथ में। एक बार फिर से लौटने का फैसला करते हैं। अच्छा, लौटे हैं उसको जानने से पहले आप जरा ये फोटो में देखिए, जिस प्रकार से हिटलर ने इन यहूदियों को मार दिया था, 60 लाख से ज्यादा। और आज इन 60 लाख लोगों के फोटो कहाँ लगे हुए हैं। आप कभी इजराइल घूमने के लिए जाएंगे तो इजराइल की राजधानी यरूशलेम में जरूर से जाइएगा। और अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर एक म्यूजियम बना हुआ है जिसके अंदर आपको 60 लाख लोगों की फोटो दिखाई देगी। और इसके साथ में यहाँ पे पिक्चर्स भी चलते हैं कि किस प्रकार से अत्याचार किए थे, कैसे हिटलर आदेश दे रहा था, कैसे मारा गया, पूरा आपको दिखाया जाएगा, है ना। तो जाते हैं कभी घूमने के लिए तो जरूर से देखिएगा। अब देखिए, ये वापस लौटते हुए अलग अलग देशों से सारे के सारे यहूदी कहाँ लौट गए, इजराइल की तरफ लौट गए। और जैसे ये इजराइल के अंदर आए तो उस समय पता चला कि अब तो रोमन साम्राज्य का कब्जा नहीं है, बल्कि साम्राज्य इन अंग्रेजों का है। मतलब इन लोगों का कब्जा है जो भारत के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए थे। ठीक वही लोग कहाँ पर कब्जा करके बैठे हुए थे, इजराइल के ऊपर, यानी ब्रिटेन वालों का। अब यहाँ से यूएन के अंदर से एक प्रस्ताव आता है, यूनाइटेड नेशन कहता है ब्रिटेन को कि अब इन लोगों को पूरी तरीके से आज़ादी दे दो और आज़ादी के साथ ही ये लोग आगे ना लड़ाएं, इसके लिए क्या कर दो, इजराइल का बंटवारा कर दो। आधा इजराइल दे दो यहूदियों को क्योंकि ये इनकी भी जमीन है, और आधा इजराइल जो कि फिलिस्तीन बन चुका है ये दे दो किसको, अरब देशों के मुसलमानों को, क्योंकि वो भी यहाँ पर रह रहे हैं, उनकी भी कोई गलती नहीं है। जब यहाँ कोई नहीं होगा तो कोई तो रहेगा, वो भी रहना शुरू हो गए, ये भी रहना शुरू हो गए। बोल दिया कि ठीक है, आप क्या कर दो, बंटवारा करके इनको फ्री कर दो और यहाँ से कब्जा छोड़ दो। ये केवल कहने वाली बातें हैं, बल्कि हकीकत कुछ और थी, क्योंकि ब्रिटेन वाले लोग जब भारत को भी छोड़ के गए तो उसको भी फंसा के चले गए। आज आप देखिए, भारत पाकिस्तान का टुकड़ा हुआ, विभाजन की नीति, फूट डालो और राज करो की नीति किसकी थी, अंग्रेजों की। वही फूट डाल के चले गए और आज भी भारत पाकिस्तान अलग हुआ। पाकिस्तान क्यों अलग बना था, क्योंकि ये इस्लामिक देश बनना था, मुसलमानों के लिए अलग जमीन चाहिए थी, जमीन दे दी। उसके बाद भी भारत में कई सारे मुसलमान बच चुके थे और वही मुसलमान आज इस प्रकार का नारा लगाते हैं कि पाकिस्तान और भारत एक बार फिर से एक होगा और पूरे के पूरे इन देशों के अंदर क्या होगा, हरे रंग का झंडा लहराएगा। आप जरा देखिए इनकी मानसिकता किस प्रकार की है, और वही मानसिकता की वजह से आज भारत भुगत रहा है उन सारी चीज़ों को, और ये अंग्रेजों की नीति की वजह से हुआ है। और अंग्रेज यहाँ पे भी इस प्रकार का जो है आधा आधा पार्ट करके चले गए। वो तो चले गए, पर इन दोनों के बीच में आज भी झगड़ा जारी है।
अब जैसे ही अंग्रेज बंटवारा करके चले गए, इजराइल के सामने प्रस्ताव रखा तो इजराइल ने बोला ठीक है, हमें जमीन मिल रही है, इतना ही काफी है, हम खुश हैं, हमें आधी ही जमीन दे दो, आधी फिलिस्तीन को दे दो, रहने दो उनके पास में। ठीक है भाई, बंटवारा होता है। यहाँ पर 14 मई 1998 को पहली बार इजराइल का गठन होता है, यानी आज पहली बार इजराइल देश बन रहा है और यहीं से शुरुआत होती है इजराइल की मजबूती की। आप जरा सुनिएगा, पहली बार यानी कि 14 मई 1998 को इजराइल का जन्म हुआ और यहाँ पर बंटवारा जैसे हुआ तो इजराइल ने तो स्वीकार कर लिया, पर इजराइल के सामने जो अरबी व्यक्ति थे यानी कि जो मुसलमान थे, उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि ऐसे कैसे ये बाहर से आ गए, इनको जमीन दे दी, हम स्वीकार नहीं करेंगे और हम स्वीकार नहीं करेंगे और इजराइल को भी नहीं रहने देंगे, यानी कि यहाँ पर जो यहूदी आकर बसे हैं इनको भी पूरी तरीके से मार देंगे जैसे हिटलर ने मार दिया था। यही चाल चलते हुए 15 मई 1998 को 5 देश एक साथ मिलकर टूट पड़े इजराइल के ऊपर। ये आपको रेड कलर में जो छोटा सा देश दिखाई दे रहा है ना, ये है इजराइल। और इजराइल के ऊपर एक तरफ से सीरिया ने अटैक कर दिया, एक तरफ से इराक ने कर दिया, एक तरफ से जॉर्डन ने, एक तरफ से इजिप्ट ने, जो पहले मिस्र के नाम से जाना जाता था। 5 देशों ने एक साथ अटैक किया और इनको लगा था कि 5 देश एक साथ मिलकर अटैक करेंगे तो इजराइल का खात्मा हो जाएगा, पर इतिहास उल्टा घूम गया। यहाँ पर इजराइल ने 5 देशों के साथ में लड़ाई लड़ी और इनको हरा दिया। जैसे इनको हराया तो दुनिया दंग रह गई कि भाई बड़ा खतरनाक देश निकला है, तो यहूदी भी बड़े खतरनाक है। ऐसे ही नहीं हरा दिया, अमेरिका का सपोर्ट हुआ था। अमेरिका सपोर्ट क्यों कर रहा है वो आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। यानी जिंदगी में पहली बार 15 मई 1948 को सपोर्ट किया है अमेरिका ने इजराइल का, और उस वजह से इजराइल 5 देशों को हरा चुका था, क्योंकि इजराइल के पास में वो सारे हथियार पहुंच चुके थे जो कि अमेरिका के थे। दूसरी अगर हम बात करें 1956 में स्वेज नहर, ये स्वेज वाला जो है वो भी एक छोटा सा युद्ध लड़ा था इजराइल ने। समय बीता, अब भी अरब देश मानने को रेडी नहीं है कि ये जमीन इजराइल वालों के पास में रहेगी। एक बार फिर से 1967 में इन्हीं 5 देशों ने मिलकर हमला कर दिया इजराइल के ऊपर। अब इजराइल को आ गया गुस्सा कि भाई साहब बहुत हो गया है तुम्हारा, बार बार गुट बनाते हो, अटैक कर देते हो, और इस बार मैं तुमको बहुत अच्छे से मजा चखाने वाला हूँ। युद्ध 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन चला। कितने दिन युद्ध चला? 6 दिन। एक तरफ इजराइल अकेला और एक तरफ 5 अरब कंट्री, फिर भी इजराइल इन सब के ऊपर भारी। और अंततः इजिप्ट जो है ना, मिस्र जो है, इसकी 3 गुना जमीन पे भी इजराइल ने कब्जा कर लिया। समझिए आप जरा, इस मिस्र के ऊपर, इजिप्ट के ऊपर, इजिप्ट आज कहते हैं, पहले मिस्र कहते थे, है ना। मिस्र के पिरामिड आप सभी ने जरूर पढ़ा होगा। तो यहाँ की अगर हम बात करें तो 3 गुना जमीन ले ली, और वो 3 गुना जमीन आज भी इजराइल के पास में है। अब मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ कि अमेरिका क्यों सपोर्ट कर रहा था इतना, और उस समय 1948 में सपोर्ट कर रहा था। 1947 में जैसे भारत की आज़ादी हुई, ठीक 1 साल बाद इजराइल की भी आज़ादी हो गई, इजराइल वालों को भी जमीन मिल गई। अब देखिए अमेरिका सपोर्ट क्यों करता है। अमेरिका ऐसे सपोर्ट करता है, हर साल अरबों डॉलर का डोनेशन देता है अमेरिका इजराइल को, हर साल सैन्य मदद करता है, हर साल एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हथियार भी मुहैया करवाता है, और हर साल अगर अमेरिका कोई नया हथियार बना रहा है तो उस हथियार को बनाते भी सिखाएगा इजराइल वालों को। इसके साथ ही अगर यूएन के अंदर, यूनाइटेड नेशन के अंदर कई सारी अरब कंट्री या कई सारे देश मिलकर इजराइल के खिलाफ कोई प्रस्ताव लाते हैं तो अमेरिका बीच में पढ़कर क्या बोल देता है, प्रस्ताव पास नहीं होगा भाई, प्रस्ताव को रुकवा देता है। देखिए कितना ज़्यादा सपोर्ट हो रहा है इजराइल का, और इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल चुका था इजराइल का कि बस पूछिए मत। और इसी वजह से पावरफुल कंट्री बनने की शुरुआत का सेकेंड स्टेप आता है। अब इजराइल का सपोर्ट क्यों करता है अमेरिका, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है। ये आपको दिखाई दे रहा है, 1 सेकेंड दीजिएगा मुझे, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है मिडिल ईस्ट का मैप। ये जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये है मिडिल ईस्ट का ऐप, जहां पर सारी की सारी जो कंट्री आपको दिखाई दे रही हैं, ये है मुसलमानों की कंट्री, है ना। अरब हम बोल सकते हैं इस्लामिक कंट्री, जो कि वर्ल्ड में 57 है, और ये जो खाड़ी देश है सबके सब मुसलमान वाले हैं। यानी कि मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका को कोई विश्वास पात्र चाहिए था जो कि स्वेज कैनाल वाले रास्ते से अगर इनका कोई जहाज भी निकले तो उसकी जवाबदारी लेने को रेडी हो जाए। आप समझ सकते हैं कि इन सभी मुसलमानों के बीच में एक यहूदी आकर बैठ गया, और वो यहूदी चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, उसको भी किसी का सपोर्ट चाहिए। समझ रहे हो ना आप। तो क्या किया इसने, मिडिल ईस्ट में अपना सबसे बड़ा विश्वास पात्र बनाने के लिए
एक व्यक्ति को चुना और वो थे यहूदी। समझ गए। दूसरा, अगर हम बात करें, क्योंकि अमेरिका के जहाज यहाँ से व्यापार करते हैं, निकलते हैं, वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आज नहीं तो कल खाड़ी देश आपस में जरूर लड़ाएगा। खाड़ी देश कैसे लड़ाएगा, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो सऊदी अरब को ले लो, है ना। सऊदी अरब, और सऊदी अरब अभी हाल ही में किससे लड़ाया, यूएई से, यूनाइटेड अरब अमीरात से जो है लड़ाई करी थी इसने। तो ऐसे कई जो है इन देशों की लड़ाई है। ये इराक को पसंद नहीं करता है, ईरान वाले जो है पाकिस्तान को पसंद नहीं करते हैं, और ये सारे के सारे खाड़ी देश आज नहीं तो कल जरूर लड़ाएंगे। और जब ये आपस में लड़ाएंगे तो तेल के भंडार के ऊपर कब्जा करने के लिए सबसे पहले खड़ा होगा कौन, इजराइल। और इजराइल के साथ देते हुए कौन खड़ा होगा, अमेरिका। यानी कि अमेरिका ने बोल रखा है कि दुनिया में जहां पे भी खनिज भंडार हैं, जहां पे भी तेल है, वो सब इसके बाप की जागीर है, सब इसको चाहिए कुल मिलाकर। और इसीलिए जो तेल, जो खाड़ी देशों के अंदर जितना भी तेल है, उसके ऊपर पूरी तरीके से निगरानी है अमेरिका की। और अमेरिका इसी चाल में बैठा हुआ है, इसलिए उसको अपना कोई तो पैतरा आजमाना होगा, कोई तो साथी चाहिए होगा। और इसलिए इसने इजराइल का बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, इतना ज्यादा सपोर्ट किया कि इजराइल को बोला तुम्हें चाहे जो चाहिए हम देने के लिए रेडी हैं, तुम तुम्हारे देश को पावरफुल बना लो। और पावरफुल बनाने के लिए इजराइल ने सबसे पहले दिमाग का उपयोग किया। दिमाग का उपयोग कैसे किया, और अगर ये पहला पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिएगा कि ये वाला दिमाग भारत के अंदर भी जरूर से लगना चाहिए। अब देखिए, पहला इन्होंने दिमाग लगाया कि इजराइल छोटा सा देश, चारों तरफ दुश्मन बैठे हुए हैं, जनसंख्या भी ज्यादा नहीं है, आज 95 लाख है, उस समय जनसंख्या कम हुआ करती थी। और जब जनसंख्या कम होगी, लोग कम होंगे, अटैक कोई भी करेगा, मार के चला जाएगा। क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए, सवाल आया, एक काम करो, सबको क्या कर दो, मिलिट्री ट्रेनिंग दे दो। अब मिलिट्री ट्रेनिंग देना इतना ज़्यादा आसान तो है नहीं। उसके लिए इजराइल ने दिमाग लगाया कि एक नियम बना देते हैं कि हर एक महिला, हर एक पुरुष को एक बार तो मिलिट्री ज्वाइन करना होगा, ताकि इन फ्यूचर अगर किसी न किसी बड़े देश के साथ में भी इजराइल का युद्ध हो जाए और उस समय भी जरूरत लगे तो देश का हर एक नागरिक हथियार उठाने के लिए रेडी हो जाए। और इस वजह से इजराइल के अंदर एक नियम बना कि पुरुषों को 5 साल तक इजराइल की आर्मी में रहना होगा और महिलाओं को 3 साल के लिए जो है आर्मी में रहना होगा। बहुत अच्छा नियम बना। ये नियम भारत के अंदर भी होना चाहिए कि हर एक महिला, हर एक पुरुष को आर्मी की ट्रेनिंग दी जाएगी, देन उनको 3 साल 5 साल कंपलसरी सेना में रहना होगा, देश के लिए काम करना होगा। और इसी वजह से आज इजराइल के अंदर जो भी डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, राजनेता हैं, उन सब ने एक न एक बार सेना जरूर देखी होती है और एक न एक बार ट्रेनिंग जरूर की होती है। यानी कि हर एक देश के अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर देश के प्रति जज्बा होता है, सेवा भावना होती है, अनुशासन होता है। और इसी वजह से अगर इजराइल किसी भी देश के साथ में युद्ध लड़ता है तो उस समय पूरा देश एक हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। और इसी वजह से आज भारत के अंदर भी ये नारेबाजी होती है कि आखिरकार इजराइल की मिट्टी में ऐसा क्या है कि वहाँ एक भी गद्दार पैदा नहीं होता है। जो कोई देश की सेना के अंदर रह जाएगा वो कैसे गद्दार हो सकता है। तो इसी प्रकार से इनकी ट्रेनिंग होती है। ये आपको इजराइल की महिला आर्मी दिखाई दे रही होगी, है ना। तो पहला इन्होंने ये दिमाग लगाया। दूसरा, इजराइल की एक बहुत ही अच्छी बात है, इजराइल बोलता है कि हम कभी भी आगे से हमला हो उसका वेट नहीं करेंगे। जैसे इजराइल को कानाफूसी समझ में आ जाती है कि सामने वाला देश हमला करने की तैयारी कर रहा है, वो हमला करे उससे पहले ही ये अटैक कर देता है। ये दूसरा पॉइंट है इसका। दूसरा पॉइंट कैसे? क्योंकि इसने सबसे पावरफुल मोसाद को जन्म दिया। मोसाद बनाया, एक ऐसी खुफिया एजेंसी जो कि आस पड़ोस के देशों के अंदर पता नहीं कहाँ छुप के बैठी होती है और उनके पूरे प्लान का पता लगाती है और प्लान का भंडा फोड़ कर देती है। यानी कि आतंकी जो कि इजराइल के अंदर हमला करने के लिए रेडी होते हैं, उससे पहले ही उनके देश के अंदर उनका काम निपटा दिया जाता है। ये काम है मोसाद का। यानी इजराइल के ऊपर जो हमले की तैयारी कर रहा है उन्हें पहले से ही मार दो। और इजराइल के जो भी पीएम हुए हैं, अभी बेंजामिन नेतन्याहू हो, इनसे पहले जो भी आए हैं, सबका केवल एक स्टेटमेंट रहा है कि इजराइल दुश्मन देश के हमले के लिए कभी इंतजार नहीं करेगा, वो सामने से हमला करेगा और उन्हें पूरी तरीके से खत्म कर देगा।
समझ चुके हैं। किसी भी देश को जानने के लिए सबसे पहले उसकी आर्मी को देखा जाता है कि आर्मी क्या है, और जितनी ज़्यादा पावरफुल आर्मी है उतना ही ज़्यादा पावरफुल वो देश है। आर्मी को मजबूत किया, दूसरा खुफिया विभाग ऐसा बनाया कि चाह के भी कोई हमला ना कर पाए, और तीसरा दिमाग लगाया टेक्नोलॉजी के मामले में कि देश कमाएगा और बाहर वाले देशों को देगा तो क्या ही मतलब निकलेगा। इसलिए टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा दिमाग लगाओ कि यहाँ यूज़ होने वाली हर एक वस्तु वहीं बने। आज इसी वजह से चाइना भी आगे है। चाइना के अंदर भी हर एक व्यक्ति हर एक वस्तु को अपने वहीं मैन्युफैक्चर कर लेता है। जैसे ही भारत के अंदर मेक इन इंडिया प्रोडक्ट का काम अभी चल ही रहा है, आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही इजराइल ने क्या किया, टेक्नोलॉजी पर वर्क किया, हर जरूरत की वस्तु को वहीं बनाया दूसरे देशों से लेने की बजाय, और इसी वजह से देश का पैसा देश के अंदर ही रहा और देश को मजबूत बनाने का काम किया, है ना। ये मान सकते हैं आप टेक्नोलॉजी में। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट काम, किसी भी देश के हथियारों से भी उसकी पहचान होती है कि हथियार क्या है, और इसी वजह से इसने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, अगर हम बात करें आयरन डोम, जिसकी पहचान पूरी दुनिया में है, आयरन डोम खुद ने बनाया। इसके अलावा जितने भी राइफल हैं, मशीनी गन हैं, ये आपको दिखाई दे रही होगी, फाइटर जेट्स हो गए हैं, गन हो गई है, वॉरशिप हो गए हैं, टैंक हो गए हैं, ये सेना जो यूज़ करती है वो राइफल हो गए हैं, हेलीकॉप्टर्स हो गए हैं, जहाज हो गए हैं, टैंक या फिर बुलेट प्रूफ वाली जो गाड़ियाँ होती है, वो सब कुछ इजराइल ने अंदर ही बनाना शुरू कर दिया। और वो टेक्नोलॉजी आई थी इसके पास अमेरिका से, उसने एक बार हेल्प करी और इजराइल के लोग स्वतः ही उन टेक्नोलॉजी को लेते हुए आगे बढ़ते गए, और यहाँ पर कई प्रकार का काम इन्होंने शुरू कर दिया। आज मशीनीकरण के कारखाने से लेकर कार वार हर एक चीज़ कौन बना रहा है, इजराइल के लोग बनाते हैं। इसलिए इनको किसी और की जरूरत नहीं। अगर किसी और देश के साथ में युद्ध शुरू भी हो जाए तो सब कुछ इसी देश में तो बन रहा है, और उसी लाइन में अब लग चुका है भारत। भारत भी क्या कर रहा है, खुद से ही मिसाइल, खुद से ही फाइटर जेट, सब कुछ खुद से ही बनाने में लगा हुआ है। ये भी इसका काम है। इसके अलावा किसी भी देश की जिंदगी को चलाने के लिए, किसी भी देश को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है हथियार, आर्मी, खाना पीना। खाना पीना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर उससे भी भूख प्यास से मरेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। और इजराइल के चारों तरफ, इजराइल है क्या, एक रेगिस्तान वाला क्षेत्र है, अरब वाला देश है, आसपास क्या है, समुद्री इलाका है और खारा पानी है। इसलिए इस मजबूरी को उसने मजबूती में बदला, अपनी ताकत को बनाया, और ताकत ऐसी बनाई कि खेती को लेकर भी चमत्कार कर दी है। यानी कि आज इजराइल के अंदर जो खेती होती है वो बहुत ज़्यादा हाईटेक वाली खेती होती है। आप मतलब जमीन पर खेती करते हो, इजराइल वाले जमीन के साथ साथ दीवालों पे भी खेती कर देते हैं। तो अब देखिए कितने ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी यहाँ पर चलती है, और पानी को 90% रिसाइकल किया जाता है। यानी कि एक ही उपयोग होने वाला पानी हर जगह अलग अलग जाता है। जैसे आपने हैंड वॉश किया है, पानी कहाँ गया है, बिल्कुल नालियों में नहीं गया है। हैंड वॉश किया आपने, वो पानी कहाँ गया, फ्लश होने के लिए चला गया वापस। अगर कोई भी पानी का आप उपयोग कर रहे हो तो रिसाइकिल होकर 90% जो है रिसाइकिल हो जाता है। और समुद्र का पानी उन्होंने इतना ज़्यादा मशीनीकरण लगा के मीठा बना दिया, पीने योग्य उसको कर दिया। यानी इन चीज़ों को लेकर भी वो किसी और देश के ऊपर डिपेंड नहीं रहे। तो अब आपको समझ में आया होगा कि देश मजबूत तब बनता है जब हर एक वस्तु स्वतः ही उसी देश के नागरिकों के द्वारा बनाई गई हो। देश बाहर से अगर हथियार खरीदेगा तो बार बार देश का पैसा कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। और इसी वजह से भारत में भी आज क्या चल रहा है, मेक इन इंडिया चल रहा है। मेक इन इंडिया की वजह से भारत में ही बनने वाली वस्तुएं भारत के अंदर ही बिकेगी, दूसरे देशों में भी जाएगी, दूसरे देशों से भी पैसा आएगा। और आज भारत के हथियार भी कई सारे देश लेने के लिए रेडी बैठे हुए हैं। और इसी प्रकार से आज हमारा देश मजबूती के एक कदम की ओर बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही काम एक दिन चाइना ने भी शुरू किया, इतना मजबूत बना। ऐसा ही काम एक दिन इजराइल ने किया, इजराइल मजबूत बना। और आज हमारा देश भी उसी स्टेप में आगे बढ़ रहा है, मतलब आगे कुछ ना कुछ बड़ा ही होगा। तो आई होप जो मैंने आपको जानकारी दी है वो आपको समझ में आ गई होगी। और अगर जानकारी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर से साझा करिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप जनरेटिव एआई को सीखना चाहते हैं तो 20 से भी ज़्यादा जेन आई के आपको हम टूल्स देने वाले हैं। सर्टिफिकेट मिलेगा बाकायदा। आप किसी भी कंपनी के अंदर नौकरी लगने के लिए जाएंगे तो ये सर्टिफिकेट दिखा के भी आप आसानी से लग सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट मैंने पिन कर रखा है, उस पर जाके आपको टैप करना है, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना है और उस फॉर्म को भरना है। और इसके अगर कोर्स खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक कोड लगाना होगा, नारी 100। और नारी 100 का कोड लगाते ही आपको यहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट
मिल जाएगा। तो आई होप मैंने जो जानकारी दी है समझ आई होगी। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।